जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत सारी योजनाओं के बारे में पता चलेगा दोस्तों कि कौन से राज्य ने कौन सी योजनाओं को शुरू किया है। उसके बाद हमारे इसरो के बारे में आपको पता चलेगा कि इसरो से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत सारे करंट अफेयर भी आपको मिलेंगे जो आपको एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आज के समय की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए हमें जानना जरूरी है इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने हैं। तो पहले दोस्तों इसरो के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं हम लोग कि इसरो क्या है ना। इसका हुआ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान दोस्तों, है ना। इसरो की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी हमारे जो आज़ादी जिस दिन हम मनाते हैं 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। किसकी स्थापना हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है ना। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है ना। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? कर्नाटक की, है ना। तो ये याद रखिएगा, मुख्यालय भी आपको पूछा जाता है दोस्तों। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें कि इसरो के जो संस्थापक थे, है ना, इसरो के जो संस्थापक थे वह कौन थे? विक्रम साराभाई, है ना। सभी इस नाम से जानते होंगे, विक्रम साराभाई इसके क्या थे? संस्थापक थे, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके आदर्श वाक्य की, है ना, इसरो का जो आदर्श वाक्य है वह क्या है ना। इसरो का जो आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, है ना। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये इसका आदर्श वाक्य है। ये याद रखिए, कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ये याद रखिएगा आदर्श वाक्य दोस्तों, प्रौद्योगिकी। ये हो गए आपके इसरो के बारे में। वर्तमान में अगर हम बात करें इसरो के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? श्री एस सोमनाथ, यानी इसरो के क्या है? ये अध्यक्ष हैं दोस्तों, अभी फिलहाल में इसरो के अध्यक्ष हैं। कौन है? श्री एस सोमनाथ। अगर दोस्तों डॉक्टर एस वी कामत की अगर हम बात करें, डॉक्टर एस वी कामत जो है ये क्या है ना, ये आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। किसके अध्यक्ष हैं? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? एस वी कामत। ये याद रखिएगा, ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में। अगर दोस्तों सुरेश एन पटेल की बात करें, सुरेश एन पटेल जो है ये नए सतर्कता आयोग है। ये क्या है? नए सतर्कता आयोग, ये याद रखिएगा, सतर्कता आयोग के ये हेड हैं। अभी कौन है? सुरेश एन पटेल। श्वेता सिंह की बात करें दोस्तों, ये पीएमओ यानी प्रधानमंत्री की जो है पीएमओ की नई निर्देशक बनी है। पीएमओ की क्या बनी है? नई निर्देशक बनी है। निदेशक जो होता है ये बनी है श्वेता सिंह। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा श्वेता सिंह के बारे में। सुरेश एन पटेल नए सतर्कता आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों ये थी आज पहला कुछ जो आप कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए, देखिए एग्जाम और पॉइंट व्यू से। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के रामपुर में, है ना, भारत का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस राज्य रामपुर भारत का पहला अमृत सरोवर। तो दोस्तों याद रखिएगा, रामपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये जो अमृत सरोवर है ये कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मितान योजना की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें ये कहा गया है कि 5 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, 5 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, है ना, आधार कार्ड जो है वह घर पे ही बनाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को घर पर ही मितान जो होते हैं ये सहायक कर्मी होते हैं जिनको मितान कहा जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये घर पर ही ये मितान जो है ये जाकर के क्या बनाएंगे? आधार कार्ड बनाएंगे और पंजीयन के बाद इनके घर पर ये आधार कार्ड क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा डाक सेवा के थ्रू। तो ये मितान जो है ये आधार कार्ड बनाने 5 वर्ष तक के बच्चों को कहाँ जाएंगे? उसके घर पे ही जाएंगे। ये जो योजना है ये योजना है दोस्तों छत्तीसगढ़ की, है ना। ये योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? भूपेंद्र बघेल, है ना। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है दोस्तों। भूपेश बघेल यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। और अगर हम राज्यपाल की बात करें दोस्तों
तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह कौन है? तो राज्यपाल हैं यहाँ के अनुसुईया उइके, है ना, ये नाम भी याद रखिएगा, अनुसुईया, है ना, अनुसुईया उइके, है ना, उइके पढ़ा जाता है। तो अनुसुईया उइके जो है ये यहाँ के क्या है? राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की। और दोस्तों अगर हम बात करें और भी योजनाओं की, तो चलिए कुछ योजना और है जिनको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उद्यम क्रांति योजना जो है ये मध्य प्रदेश सरकार की है। उद्यम क्रांति योजना किसकी है? मध्य प्रदेश सरकार की है। इसमें सरकार जो है वह ऋण उपलब्ध कराएगी युवाओं को ताकि वह अपनी रोजगार को ढूंढ सके। ऑपरेशन, है ना दोस्तों, ऑपरेशन उपलब्ध की बात करें तो ये रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी ये याद रखिएगा RPFS, है ना, ये इसकी योजना है। RPFS इसका फुल फॉर्म हो गया रेलवे, है ना, सुरक्षा, प्रोटेक्शन जो होता है, सुरक्षा बल सेवा, है ना, इसकी यह योजना है। ये किस लिए किया गया दोस्तों? अवैध ऑपरेशन उपलब्ध जो है ये अवैध रूप से जो टिकट की बिक्री होती है उनको पकड़ने के लिए, है ना, टिकटिंग जिसको हम कहते हैं, इसको पकड़ने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया। अगर दोस्तों विनय समरस्य योजना की बात करें तो ये कर्नाटक सरकार की योजना है और इस योजना में जो है छुआछूत को मिटाया जाएगा। किसको मिटाया जाएगा? छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस्य योजना की शुरुआत की गई है, छुआछूत को। कौशल मातृ योजना, ये भी दोस्तों भूपेश बघेल की ही योजना है, यानी ये छत्तीसगढ़ की है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, है ना, लड़कियों के पालन पोषण और शिक्षा में सहायता के लिए कौशल मातृ योजना शुरू की गई है। लड़कियों के शिक्षा में और उसके पालन पोषण में, है ना, उसके पालन पोषण में जो भी चीजें आएगी, खर्च आएगी, उसके लिए ये योजना शुरू की गई है, कौशल मातृत्व योजना। ये 4 योजना थी जो आपके इंपॉर्टेंट और सारी योजना है दोस्तों। हम वो आपको अगली वीडियो में इसी तरह से 4-5 योजना ला करके आपको सारी योजनाएं खत्म कर देंगे जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? खास करके जो बिहार के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर दोस्तों बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो दीप नारायण सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात करें दोस्तों तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, है ना, प्रथम क्या थे? ये मुख्यमंत्री थे। और जयराम दास दौलत राम की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, है ना, जयराम दौलत राम क्या थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ये दोनों चीज याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बिहार के विषय में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार। याद रखिएगा दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार, ठीक है। और राज्यपाल की अगर हम बात करें दोस्तों, राज्यपाल की अगर हम बात करें तो कौन है? फागू चौहान। बिहार के राज्यपाल कौन है दोस्तों? श्री फागू चौहान। ये बिहार के क्या है? राज्यपाल हैं, फागू चौहान। ये आपको याद रखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार लिंगानुपात कितना था? लिंगानुपात की क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं दोस्तों। बहुत सारे बच्चों की ये समझ में नहीं आती लिंगानुपात होता क्या है ना। 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं या लड़कियां हैं, है ना, जितनी क्या है 1000 पुरुष पर जितनी महिलाएं हैं उसी को हम लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा लिंगानुपात क्या होता है? 1000 पुरुष जितनी महिलाएं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो लिंगानुपात था वह कितना था? 943। ये याद रखिएगा 943 लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या की बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो किस राज्य की है? सबसे अधिक जो जनसंख्या है वह है उत्तर प्रदेश, है ना। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या जो घनत्व है ना, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो किसकी है ना। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक इससे पहले पश्चिम बंगाल हुआ करता लेकिन अब हो गया है। राज्य की अगर हम बात करें तो बिहार और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों दिल्ली। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 का सबसे अधिक स्थलीय सीमा भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है?
भारत के अगर आप मैप देखेंगे दोस्तों तो भारत के जो पड़ोसी देश है ना, भारत के जो सटे हुए पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन है? बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। ये टोटल आपके कितने देश हो गए दोस्तों? है ना, 7 देश हो गए जो भारत की स्थलीय सीमा को छूती है। श्रीलंका भारत की स्थलीय सीमा को नहीं छूती है दोस्तों, है ना, इसलिए वो हमारे पड़ोसी जो स्थलीय सीमा उसमें नहीं आते हैं। तो दोस्तों भारत की सबसे अधिक स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? टोटल भारत का पड़ोसी देश पूछेगा तो भारत के जो टोटल पड़ोसी देश हो गए वो कितने हो गए? 7, जो स्थल को छूती है। पड़ोसी देश जो स्थल को छूती है ना, वो हो गए हमारे टोटल 7। तो दोस्तों अगर सबसे अधिक स्थलीय सीमा की बात करें तो सबसे अधिक स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ कितनी लगती है ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछ देते हैं। 4096 किलोमीटर, कितना लगता है? 4096 किलोमीटर लगता है। और अगर ये भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे कितने राज्य, भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं बांग्लादेश से, तो दोस्तों याद रखिएगा 5 राज्य। कितने राज्य है? 5 राज्य है। कौन कौन है? सबसे पहला तो हमारा पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों, है ना। पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा क्या है? मेघालय, मेघालय भी बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मिजोरम, है ना, मिजोरम क्या है? ये हम बांग्लादेश से सटा हुआ है। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा भी है। और उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों असम, ये भी आपको यहाँ याद रखना है। टोटल 5 राज्य हो गए जो बांग्लादेश से सटे हुए हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, ये आपको याद रखना है। और भी देश हैं, चलिए दोस्तों 7 पड़ोसी देश के बारे में हम जानेंगे। बांग्लादेश के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया। चीन के बारे में अगर हम बात करें, दूसरी सबसे अधिक सीमा ये लगती है चीन से, कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर सीमा लगती है, किसे? चीन से। और अगर पूछेगा कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो 5 है दोस्तों। सबसे पहला तो लद्दाख, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लद्दाख के बाद दोस्तों हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बाद अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड हमारे, है ना, उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड की अगर बात करें दोस्तों सिक्किम हो गया, सिक्किम जो है। सिक्किम के बाद दोस्तों हो गया अरुणाचल प्रदेश, है ना, जहां अरुण का सबसे ज्यादा आंचल पड़ता है उसे अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये पांचों के 5। अगर दोस्तों पाकिस्तान की बात करें जो हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, इसकी जो सीमा लगती है वो लगती है 3323 किलोमीटर की, है ना। इसके कितने पड़ोसी राज्य हैं? टोटल 5 है दोस्तों। कौन कौन? है ना, गुजरात, ठीक है, गुजरात हो गया दोस्तों, राजस्थान हो गया ना, राजस्थान हो गया दोस्तों। उसके बाद पंजाब हो गया, पंजाब हो गया दोस्तों। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया। और उसके बाद दोस्तों लद्दाख। ये टोटल कितने हो गए? 5, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेपाल की बात करें दोस्तों तो नेपाली जो सीमा भारत से लगती है वह है 1751 किलोमीटर, ये भारत की सीमा लगती है नेपाल से। इसके भी 5 जो राज्य हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं। पहला तो हो गया यूपी, उसके बाद दोस्तों बिहार, ठीक है, बिहार हो गया। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल के बाद दोस्तों सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया। और सिक्किम के बाद हो गया उत्तराखंड, ये याद रखिएगा, उत्तराखंड। तो यानी नेपाल से भी 5 हो गए। टोटल सीमा कितनी होगी? 1751, 5 यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, है ना। और भी देख लेते हैं दोस्तों म्यांमार। म्यांमार से अगर हम सीमा की बात करें जो साझेदारी होती है सीमा की वो होती है 1643 किलोमीटर। और इसके कितने पड़ोसी राज्य हैं जो भारत के सटे हुए हैं? 4 राज्य हैं। कौन कौन दोस्तों? सबसे पहला तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, ANP, अरुणाचल प्रदेश ANP, ठीक है। नागालैंड हो गया दोस्तों, नागालैंड हो गया। और अगर हम नागालैंड के बाद अगर बात करें दोस्तों मिजोरम हो गया, मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम के बाद अगर हम बात करें तो दोस्तों मणिपुर हो गया। ये किससे सटा हुआ है? म्यांमार से सटा हुआ है। भूटान से दोस्तों अगर हम बात करें तो भूटान से हमारी जो सीमा लगती है वह 699 किलोमीटर लगती है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो भारत के जो राज्य हैं वो 4 लगते हैं। कौन कौन? सबसे पहले तो WB यानी वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल के बाद दोस्तों सिक्किम हो गया, ठीक है, सिक्किम हो गया। और सिक्किम के बाद दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ANP और लास्ट में आपके असम हो गए, ठीक है, ये असम भी
जुड़े हुए हैं। और अब सबसे कम अगर दोस्तों बात करें तो अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है, 106 किलोमीटर। कितना है? 106 किलोमीटर है दोस्तों। तो अफगानिस्तान के साथ 106 मात्र है। और इस एकमात्र सटा हुआ केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर पूछेगा कौन सी रेखा है तो दोस्तों तो हम कहेंगे ड्यूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? ड्यूरंड रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि दोस्तों भारत पाकिस्तान हमेशा रेड अलर्ट रहता है, इसलिए हम कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है ना। इंडिया और पाक के बीच कौन सा रहता है? रेड क्लिफ लाइन, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों इंडिया और चाइना की बात करें, इंडिया प्लस चाइना की बात करें दोस्तों तो रेड क्लिफ लाइन, सॉरी, मैकमोहन रेखा दोस्तों, है ना। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है वो इंडिया और चाइना के बीच स्थित है। और दोस्तों एक भी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच जो है कौन सी खाड़ी है या कौन सी जलडमरूमध इसको अलग करती है? तो दोस्तों हम कहेंगे पाक जलडमरूमध जो इसको अलग करती है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत एवं श्रीलंका के बीच, देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ ही गया, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलडमरूमध स्थित है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच जो है पाक जलडमरूमध स्थित है, ठीक है। पाक जलडमरूमध क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में अक्सर लोग गलती करते हैं, कोई विद्युत ऊर्जा मार देते हैं, है ना। सूक्ष्म बैटरी सेल में दोस्तों हमेशा याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी पाई जाती है सूक्ष्म बैटरी सेल में, ये आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात करें, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अब दोस्तों बात आती है कि तमिलनाडु में कौन सा है भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र, है ना, जिसको हम कल्पक्कम कहते हैं। ये याद रखिएगा, कल्पक्कम जो है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। भारत का पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा केंद्र था। और इसे कब बनाया गया था? 1969 ईस्वी में यूएसए की मदद से, यूएसए की सहयोग से। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में रावत भाटा, याद रखिएगा रावत भाटा जो है वो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। गुजरात की दोस्तों अगर हम बात करें तो काकरापारा, काकरापारा जो है वो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। ये दोस्तों थी आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र जो अब इंपॉर्टेंट है। और भी परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो हम आपको अगली वीडियो में जरूर लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है जंग लगने पर लोहे के भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है इस बार बीपीएससी भी पूछी थी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंग लगने पर लोहे का जो भार है वह बढ़ जाता है। लोहे का भार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लोगों को लगता है जंग लगता है तो चलो उसका क्षरण होगा, कमी आएगी भार में, ये लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जंग लगने पर उसका भार जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसमें जाकर के जंग जो है वह चिपक जाती है, जिस कारण उसका वजन जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दोस्तों ये थे आपके 10 क्वेश्चन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जरूर लेके आएंगे। बस दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है शेयर जरूर करिए, अपने दोस्तों के बीच लाइक करिए हमारे वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।